नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 5 का प्रहार लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में अपनी अकड़ दिखाने वाले चीन की कि किस तरह से वो घुटनों के बल आ गया है। G7 में जिस बात का डर दरअसल चीन को था, ठीक वही चीज हुई और यही कारण है कि अब उसके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि चीन अब एक नई चाल लेकर आया है। क्या है वो चाल, जरा ये भी आपको दिखाते हैं। वो चाल है चमगादड़ वाली थ्योरी। वो चीन जो पहले कह रहा था, इस बात से इनकार कर रहा था कि वुहान वायरस से नहीं, वुहान लैब से वायरस निकला ही नहीं है। वो चीन अब क्या थ्योरी दे रहा है? वो चीन जो चीनी वायरस कहने पर भी एतराज जता रहा था, वो चीन क्या थ्योरी दे रहा है? 5 सवाल खड़े होते हैं। उन 5 सवालों को हम आपको बता दें। जो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं वो ये कि आखिर कोरोना पर चमगादड़ के पीछे कब तक छिपेगा ड्रैगन? ये जो थ्योरी अब लेकर आया वो चमगादड़ वाली। दूसरा सवाल, चमगादड़ थ्योरी से क्या सच छिपा रहा है चीन? तीसरा सवाल यह है कि G7 की तैयारी अब चीन पर प्रहार की बारी है और यही कारण है कि उसके सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। चौथा सवाल, G7 का B3W प्लान क्या BRI की बर्बादी का ऐलान है? इस पर सब अपनी सहमति जता चुके हैं। पांचवा सवाल, कोरोना पर चीन के झूठ का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या अब वो सच सामने आएगा? वो तथ्य जो अभी तक, जिन पर जांच भी नहीं हुई थी, जो अभी तक अछूते थे, क्या अब वो सच बताएंगे? पहले ये रिपोर्ट देखिए। G7 की तैयारी, चीन पर प्रहार की बारी। फेल हुई चाल, चमगादड़ थ्योरी पर सवाल। कोरोना पर चमगादड़ के पीछे छिपता ड्रैगन। दुनिया भर में अपनी ताकत की अकड़ दिखाने वाला चीन अब घुटनों पर आ चुका है। ब्रिटेन में G7 देशों के सम्मेलन में वही हुआ जिसका डर चीन को सता रहा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों ने ड्रैगन पर जैसे ही शिकंजा कसा, चीन ने बचने के लिए एक और चाल चल दी। अब तक कोरोना के चीन से आने पर विरोध करने वाले चीन ने चमगादड़ों में कोरोना के 24 वेरिएंट मिलने का दावा किया है। शेनडोंग विश्वविद्यालय के चीनी शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उन्हें मिले हैं 24 नए कोरोना वायरस जीनोम। ये जीनोम चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों से मिले हैं। ये जीनोम बिल्कुल SARS-CoV-2 की तरह है। साफ है, G7 की बैठक के बाद दुनिया में अकेला पड़ चुका चीन ये समझ चुका है कि कोरोना की सच्चाई अब और छिपाना संभव नहीं। इसीलिए चमगादड़ थ्योरी से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन अमेरिका और G7 के देशों के B3W प्लान पर सहमति से साफ है कि दुनिया अब चीन को कोई मौका नहीं देने वाली। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के लिए G7 देश B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड योजना पर सहमत हो गए हैं। इन योजना के तहत गरीब देशों को बुनियादी ढांचे के लिए मदद मिलेगी। चीन की कर्ज की साजिश से गरीब देशों को बचाने का लक्ष्य है। विकासशील देशों में 2035 तक $40 ट्रिलियन की रकम खर्च की जाएगी। चीन की BRI से बेहतर विकल्प देने का लक्ष्य है। चीन के लिए G7 देशों का ये ऐलान बर्बादी का पैगाम है। लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस कहां से आया? इस सवाल का जवाब दुनिया जानना चाहती है। ये G7 देशों का दबाव ही है कि कल तक देश का बचाव करने वाला WHO भी आज चीन से जांच में सहयोग करने की अपील कर रहा है। आज हम चीन की इसी साजिश पर करेंगे 5 का प्रहार। और इसी खबर पर हम करेंगे और विस्तार से चर्चा। इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून शर्मा डायरेक्टर हैं इंडिया ग्लोबल चाइना सेंटर के, स्वागत है आपका भी। विवेक श्रीवास्तव, सुनी चोपड़ा और दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब चीन के झूठ का? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट हुई है और लगातार हो रही है। पहले इन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो इन्वेस्टमेंट डील है वो रद्द की, फिर
कोरोना वायरस के ओरिजिन के प्रोब के बारे में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि 90 दिनों में हम ये प्रोब खत्म करेंगे। और अब BRI का काउंटर, BRI जिसमें चीन ने तकरीबन 3.7 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और ये शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो 1 जुलाई, आने वाली 1 जुलाई में CCP का 100वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी और 1 अगस्त को PLA की एनिवर्सरी है। उससे पहले ये लगातार जो चीन के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं चारों दिशाओं से, वो झकझोर के रख देंगे CPC को। और जितने भी इनके इनिशिएटिव है, चाहे वो अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को वेलफेयर देना हो या अपने ऑपोजिशन, जो इंटरनल ऑपोजिशन है CCP की लीडरशिप की, उसके अगेंस्ट, जैसे तकरीबन पिछले 2 महीने में 130 सीनियर ऑफिशियल्स बदल दिए गए CCP के सीनियर लीडरशिप शी जिनपिंग के तहत, और 5 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट बदल दी गई। ठीक है, लेकिन तमाम और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहूंगी, आपको ये लगता है कि ये जो डेवलपमेंट G7 में देखने को मिली, उस समिट में देखने को मिली, और तमाम जो ताकतवर देश है वो साथ में आए, क्या आपको लगता है कि ये उसका तोड़ है BRI का, B3W? अहम शब्द है बैक, बिल्ड बैक। बैक का मतलब क्या निकला? बैक का मतलब ये निकला कि हमें वापस लाना है। दैट मीन्स G7 एक्नॉलेज करता है कि ये गलती पहले रही है और उसे अब ठीक किया जा रहा है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, अगर आप चाइना को किसी भी हालत में काबू में लेना चाहते हैं तो आपको चाइना की ही गेम खेलनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वॉरफेयर। चीन को और कुछ समझ नहीं आता। जहां इकोनॉमिकली आप उस पर प्रहार करेंगे वर्ल्ड के तौर पर, और मुझे लगता है पूरी दुनिया ने ये भारत से सीखा है कि चीन के सामने खड़ा हुआ जा सकता है, चीन को इकोनॉमिकली चैलेंज किया जा सकता है, चीन की पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़ा हुआ जा सकता है। भारत ने ये जो मिसाल कायम करी है, मुझे लगता है G7 उससे काफी प्रभावित रहा होगा, तभी उसने चीन के खिलाफ एक खुलेआम इकोनॉमिक वॉरफेयर और उसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज जो किया जा रहा है, वो इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि दिस विल हर्ट चाइना मैक्सिमम। लेकिन ये कितना प्रॉमिसिंग होगा और फंड कहां से आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पर आऊंगी और विवेक जी आप भी मेरे साथ बने रहिए, मैं आऊंगी। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम यहां पर ये बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना आखिर है क्या। यही वो BRI जिसके जरिए वो अकड़ दिखाता रहा, छोटे देश जो हैं उनको किस तरह से दबाता रहा। देखिए, हम ये ग्राफिक्स के जरिए शी जिनपिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI परियोजना कहते हैं। शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को लॉन्च किया था। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनपिंग का। एशिया से यूरोप तक नेटवर्क बनाने का जो प्लान है वो इसके जरिए है। रेल, बंदरगाह और जो हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनका पूरा प्लान है इस परियोजना के अंतर्गत। 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो समझौता कर चुके हैं। आप देखिए, हम लगातार आपको बताते हैं कि किस तरह से जो इसकी कर्ज वाली पॉलिसी है, जो इसका एक वो पूरा उसमें उलझाता रहता है और किस तरह से उसी के जरिए दबाता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन विवेक जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी इस पर। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये इस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक रिटेलिएटरी मूव के रूप में आ रहा है। सो आई डोंट थिंक इट हैज मच मीनिंग। और दूसरी बात, देखिए, मैं आपको एक बात बड़े साफ कहना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशंस एक लिमिट के आगे खराब नहीं करेंगे। हमने कोल्ड वॉर के डेज देखे हैं, जब रशिया कम्युनिस्ट एक तरफ होता था और कैपिटलिस्ट अमेरिका एक तरफ होता था। तो इसमें जो पिसे जाते हैं वो छोटे देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। अमेरिका इज नेवर गोइंग टू टेक अ वेरी हार्ड स्टैंड अगेंस्ट चाइना। ओनली कमेंट बाजी उसकी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए। और जहां तक दूसरी बात है, चाइना इज द सेकंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, एक बाइपोलर वर्ल्ड है। और अमेरिका अब वो बराक ओबामा वाला या उसके बिल क्लिंटन वाला या जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाला
अमेरिका नहीं रखा। अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो रही है इस वक्त, तो उतना ताकतवर नहीं है। तो इनको देखते हुए आपको ही मानना पड़ेगा कि चाइना के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने जा रहा है, बयानबाजी सिर्फ चलेगी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उतना प्रोमिसिंग नहीं है जितना कहा जा रहा है। जी एब्सोल्युटली नॉट। ये तो सिर्फ एक वो उन्होंने एक कदम उठाया तो उसके खिलाफ, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में होता था साहब, एक कदम हमने भी उठाया, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। वी हैव टू एक्नॉलेज कि जहां हमारे देश में कोविड के बाद यहाँ ब्लैक मार्केटिंग चली थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर, मेडिसिन की, वहां पे आप देखिए चाइना ने और इवन अमेरिका ने और अन्य देशों ने एक तरक्की करी है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें जरूरत है कि हम खुद को डेवलप करें। ठीक है, मैं आऊंगी इस पॉइंट पे भी, लेकिन दानिश कुरैशी ये वही चीन है ना जिससे, चलिए दानिश कुरैशी लगता है मेरे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन सुनील चोपड़ा ये वही चीन है ना जिसे चीनी वायरस कहलाने से भी बड़ी आपत्ति थी, या जो इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि वुहान लैब से तो वायरस निकला ही नहीं है, अगर वहां पर जांच के लिए जाया जाए तो पहले तो जाने नहीं दिया जाता है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तमाम तरह के जो साम दाम दंड भेद हैं वो अपनाए जाते हैं ताकि सच किसी भी तरह से सामने ना आ पाए। ये आपके विचार हैं। अच्छा, ये किसी अच्छे साइंटिस्ट ने आज तक कहा नहीं है। वैज्ञानिक बोल रहे हैं साहब, वैज्ञानिक बोल रहे हैं, वो वैज्ञानिक जो पिछले, ठीक है कुछ वैज्ञानिक थे ऐसे जिनके वैज्ञानिक क्या वो लोग हैं तब उसके बाद इस जांच को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वही वैज्ञानिक हैं जो बोल रखे हैं कि नहीं सच सामने आना चाहिए, और वही चीन है जो ये कह रहा है कि अब वो चमगादड़ों में वो 24 वेरिएंट की बात कर रहा है। नहीं, आप बोलने देंगे या नहीं? ठीक है, बोलिए आप बोलने देंगे या नहीं? बोलिए। बताना चाहता हूं आपको कि गिद्ध के कहने से गाय मरती नहीं है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि चाइना को उसने 90 दिन में कहा है कर लो, 2 साल में तो कुछ नहीं हुआ। वो अब लीपापोती करना चाह रहे हैं और उसके लिए 90 दिन के कौन कर रहा है? और आप कौन कर रहा है लीपापोती? हमारे पास काम है करने को। कौन कर रहा है लीपापोती? सुनील चोपड़ा अमेरिका करेगा, देख लेना। कौन कर रहा है लीपापोती? अमेरिका आपको अफगानिस्तान की तरह, जब अमेरिका आपको अफगानिस्तान की तरह कीड़े की तरह फेंक देगा तालिबान के हाथों में, तब आपको अकल आएगी। कृपा करके अमेरिका के जूते साफ करना बंद कीजिए। दानिश कुरैशी, इन्होंने कई देश बर्बाद किए। दानिश कुरैशी, अब तो WHO भी कह रहा है, आप सुनील चोपड़ा की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि WHO, अमेरिका और चाइना, ये जो सारा मामला है, ये लड़ाई है कोविड वायरस की, तो इसमें हमें फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। क्योंकि हम हैं भारत, और अमेरिका अपनी लॉबिंग चला के वो अपनी दुश्मनी हमारे जरिए अगर निकालना चाह रहा है तो हमें उसमें हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हमने जो भुगतना था कोविड में वो भुगता, वो देन अगर चाइना की थी तो वर्ल्ड की दुनिया की महासत्ताएं क्या कर रही हैं वो उसके सामने करें। लेकिन जैसा कि विवेक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमेशा बड़े मुल्कों की कोल्ड वॉर की लड़ाई में छोटे और विकसित देशों को भोगना पड़ता है। तो ये जो वक्त है, हमारा बहुत चालाकी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बजाय या हम चाइना का टूल बने या अमेरिका का। हमें अपने देश का भविष्य देखना है और उसी के मद्देनजर हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। रह गई बात ये कॉन्स्पिरेसी चाइना की है या नहीं है, ये जो दुनिया की जमादारी कर रहे हैं वो अपने तरीके से करें। वो बराए मेहरबानी भारत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि उससे चेते और उनकी दुश्मनियों का हद करने में वो अपने आप में कहीं गफलत में ना फंसे। जी ठीक है, मैं शैलेंद्र जी आपसे इस पर एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ऐसी बातें जो बाइडेन ने कही है वो भी यहां पर दिखाना चाहती हूं। हम यहां पर पहले सुन लेते हैं कि किस तरह से 90 दिनों के भीतर वो रिपोर्ट मांगी गई है, क्या कुछ और कहा है। जरा हम यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बाइडेन ने चीन पर किस तरह से अमेरिका का जो ये शिकंजा है वो देखा जा रहा है। कोरोना वायरस कहां से निकला, इसकी जांच 90 दिनों में हो जानी चाहिए। रिपोर्ट जो है 90 दिनों के अंदर अंदर सौंपी जानी चाहिए। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी हम यहां पर देख लेते हैं कि चीनी लैब से ही कोरोना लीक हुआ है। ऐसे कई उनके पास, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने कई ऐसे प्रूफ दिए हैं
कि जो अब तक खंगाले ही नहीं गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगी जरा कि सुनील चोपड़ा जो कह रहे थे, दानिश कुरैशी जो कह रहे थे, उस पर आप रिएक्ट करें। देखिए, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कुछ एक बातें लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। आपका पूरा हक है आप ये बोलें कि जी 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। पहली बार है, एंड लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट अस बी पॉजिटिव, कि अगर वो 90 दिन का टाइम मुकर्रर कर रहे हैं तो देयर इज अ कमिटमेंट बिहाइंड इट। आज से पहले वो कमिटमेंट नहीं थी। आज वो अपने आप को इस जगह पाते हैं कि वो चाइना के खिलाफ एक 90 डेज कमिटमेंट की बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। चाइना का ऑलरेडी स्टैंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। एक डिफीटिस्ट स्टैंड चाइना आज ले रहा है कि हाँ जी हमारे यहाँ से हुआ है। लेकिन विवेक जी यहाँ पर कह रहे थे ना, शैलेंद्र जी, विवेक जी यहाँ पर कह रहे थे कि वो पहले वाला अमेरिका नहीं है और सामने हमें देखना होगा कि ये चीन है। देखिए, पहले वाला और दूसरे वाला अमेरिका की बात नहीं होनी चाहिए। भारत पहले वाला अमेरिका को भी जानता है, अब वाले को भी जानता है जी। अगर हम अमेरिका के साथ एंगेज हो रहे हैं, अपनी चॉइस से हो रहे हैं, अपनी सूझबूझ से हो रहे हैं, अपनी तरक्की से हो रहे हैं, ये वही चाइना और ये वही यूएस है जो आपको पसंद नहीं करता था, अब पसंद करता है। आपके यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके साथ बिजनेस कर रहा है। इवन कोरोना काल में अगर चाइना हमारे साथ अगर हमारा एक्सपोर्ट ले रहा है 65% बढ़ाकर और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है 90%, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दे हैव, इंडिया इज अ पावर टू रेकन विद। इंडिया को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है। जो चीज इंडिया को बेनिफिट करती है इंडिया वो जरूर करेगा। चोपड़ा कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। साथ आप ये नहीं, अभी आपके कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है जी, तो आप इसको ज्यादा अमेरिका इज नॉट वेरी गुड फॉर इंडिया, इस उसमें मत रहिए आप कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको कौन बोल रहा है कि अमेरिका इज गुड फॉर इंडिया? मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया शुड टेक अ स्टैंड जो इंडिया को बेनिफिट करे। अगर आपको वैक्सीन चाहिए, आपको कहीं से मिलना है, आपको अच्छा रिलेशन उस कंट्री के साथ रखना पड़ेगा। तो नॉन अलाइंड रहिए ना, कर सकते तो आप नॉन अलाइंड रहिए, आपको टैक्टफुली यू कैन नॉट टू एन अमेरिकन लाइन ऑल द टाइम ना। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। आप न्यूट्रल रहिए, नॉन अलाइंड रहिए। यू आर ओनली चाइना से फायदा है, चाइना से कि आप नहीं देखिए जी, देखिए आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे वी नॉन अलाइंड सर, वी लेट्स बी न्यूट्रल। अलाइंड नहीं है। किसने बोला? देयर इज अ रिक्वायरमेंट। आपको वैक्सीन चाहिए, आपको अमेरिकन लाइन आपको तो वैक्सीन करते हैं लेने के तरीके निकालने पड़ेंगे। आप ही ने कहा कि यू हैव टू बी स्मार्ट। नहीं सर, आप यू हैव टू बी स्मार्ट। अरे हमेशा कहा करते हैं, पिछले 50 साल से कौन सी लाइन तो हो गई? ये तो देखिए, नहीं सर, आप देखिए 6 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर बांटी, सिर्फ कह रहा हूं, आपने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी। इंडिया को वो करना चाहिए जो आपको बेनिफिशियल हो। आपको इंडिया के लिए जो बेनिफिट होता है, आपने अपना बेनिफिट देखना है। और अगर इस समय अगर इस समय वैक्सीन के लिए हमें थोड़ा सा भी झुकाव दिखाना पड़े यूएस की तरफ, तो इस समय दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैक्सीन चाहिए, आपको वैक्सीन की नंबर्स चाहिए। ठीक है, संगीत रागी जी का भी जल्दी से क्विक कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं एक भी बार उनका रिएक्शन नहीं ले पाई हूँ। संगीत रागी जी, आपको कितना प्रॉमिसिंग लगता है ये आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर होगा? आप किस चीज का असर की बात करते हैं? आपने कई प्रश्न किए हैं। G7 समिट जी, G7 समिट में बहुत सारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि BRI का तोड़ है B3W? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि 2-3 बातें आप दिखते हैं। अभी जो सुनील चोपड़ा कह रहे हैं, तुलना किया कि गिद्ध के श्रापने से गाय नहीं मरती है, तो उनके लिए चाइना गाय है। और गिद्ध कौन है? तो गिद्ध जो है वो अमेरिकन है, वेस्टर्न पावर्स है, और साथ साथ आज के दिन में इंडिया भी है। तो ये अजीब तुलना है। अभी भी ये देश के वामपंथ और उनके नेता जुड़े हुए चाइना परस्ती से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि चाइना में वामपंथ नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। चाइना राष्ट्रवाद और कैपिटलिज्म के सहारे बढ़ रहा है। जो सबसे ज्यादा क्रूर, अमानवीय
मानव मूल्यों की हत्या करने वाला देश है, उसके साथ ये लोग खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना एक बढ़ती हुई ताकत है, एक वैश्विक ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत को वो एक अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। लगता है कि एशिया के अंदर जो है जो उसे चुनौती मिल बिल्कुल सकती नहीं है वो भारत चाहता है कि दोनों एक जैसा काम करें। सुन लीजिए सर, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है तो थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए। काम करें जैसे हमने गौतम बुद्ध के समय में किया है। सुन लीजिए, मैं थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल उनकी बात शुरू की है और मैं नहीं अलाउ करूंगा। भारत ने जी सुनीत जी सुन लेते हैं। रागी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, भारत ने डोकलाम में और अभी जो भारत चीन के बीच में जिस प्रकार का सैन्य संघर्ष हुआ, जिस ढंग के विवाद चल रहे हैं, उसमें भारत एक अकेला देश था जो चाइना जैसे दिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आगे खड़ा हुआ। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भारत ने इनिशिएटिव लिया तो विश्व की बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी हुई। उनको लगा कि चाइना के गले में घंटी बांधी जा सकती है। यही कारण है कि अमेरिका जो है वो ट्रंप के समय से ही एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी डिप्लोमेसी को और अपनी स्ट्रेटेजिक गतिविधियों को धार देना शुरू किया। यही कारण है कि रेड सी के अंदर भी जो है वहां भी जो अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स, फिर जो है वो क्वाड का कॉन्सेप्ट का एक इसमें धार देना है, ये सारे उसी का हिस्सा है। तो एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने विश्व के लिबरल डेमोक्रेसी के देश हैं उनको लगता है कि चाइना जैसी कंट्री जो एक तानाशाह है, एक डिक्टेटोरियल रेजिम है, उसके खिलाफ आज खड़े होने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आपने सोचिए कि इतना बड़ा पैंडेमिक लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी लेकिन प्रसून जी काफी देर हो गई सर, प्रसून जी बोले नहीं। प्रसून जी, तो क्या आपको लगता है कि 90 दिनों की जो एक डेडलाइन तय की गई है, क्या आपको लगता है कि 90 दिनों में वो तमाम चीजें सामने आएगी जो अब तक नहीं आई? जैसे सुनीत चोपड़ा जी कह रहे थे कि भाई 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या उखाड़ लेंगे आप, तो क्या आपको लगता है क्या WHO वो तमाम तथ्य, वो तमाम चीजें देगा? क्या वो सहयोग करेगा? इसका बड़ा मापदंड ये है कि जो विश्व पटल की नैरेटिव है वो भारत अब कुछ मायनों में डिफाइन कर रहा है। भारत अकेला देश था जो BRI का अपोज कर रहा था, और चाहे उस टाइम US या यूरोप सारे BRI के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल गए थे, तो इससे भारत का जो ग्लोबल स्टैंड है उसको सपोर्ट मिलता है। सेकंड, इसके साथ साथ जो भारत का स्टैंड था जो डिप्लोमेसी लेवल पे कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमें मिलकर काम करना चाहिए, स्पेसिफिकली G7 या डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव है, डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। सो उसको भी कंसोलिडेशन मिल रहा है और इससे ये दर्शाया जाता है कि भारत का कद बढ़ रहा है विश्व पटल पे। और ये सही बात है जो पहले हमारे स्पीकर्स बोल रहे थे, भारत को बहुत ही मैच्योर तरीके के साथ इस समय का सदुपयोग करके अपने फायदे के लिए दोनों दिशाओं में बात करनी चाहिए और जो भारत के लिए सही है वो कदम उठाना चाहिए। भारत के लिए सही है वो करना चाहिए। लेकिन दानिश कुरैशी, जिस पर शक है वो ही कैसे जांच का हिस्सा हो सकता है? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं कि जांच के हिस्से की जो बात है, तो दुनिया से कुछ छुपा नहीं है कि चाइना ने क्या किया है कोविड वायरस मामले में। अब ये जो जांच है ये तो सारी औपचारिकताएं हैं। पावरफुल देश जितने भी हैं, ताकतवर मुल्क जितने भी हैं इस दुनिया में, इसीलिए ये सारा मामला बनाया जा रहा है। मैं विवेक बात की बात को फिर दोहराऊंगा कि आज 1.5 साल 2 साल के बाद उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन
अब 90 दिन शुरू हुए हैं, 90 दिन के बाद हम देखेंगे क्या अमेरिका में वो दम है कि अगर 90 दिन में चाइना ने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो हार्ड रिटेलिएट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली जब सुपर पावर सामने खड़े रहेंगे तब डिप्लोमेटिकली बातचीत करके मामलों को खत्म कर दिया जाएगा। ये इराक नहीं है कि हथियारों का नाम लेकर वो आप इराक को तबाह कर देंगे। ये सीरिया भी नहीं है, ये चाइना है और सामने यूएस है। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दबाव बनाने की राजनीति होगी। हमें उसमें अपने लिए जो हमारे लिए फायदेमंद है हमें उसके ऊपर नजर रख के आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही है बस। तो रिटेलिएट जैसी कोई चीज नहीं होगी विवेक जी? देखिए सुनिए, आपको मैं फिर से जो मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोल्ड वॉर की डायनामिक्स को अगर हम स्टडी करें, कम्युनिस्ट रशिया ऑन वन साइड एंड कैपिटलिस्ट अमेरिका ऑन वन साइड, ये एग्जैक्ट उसका रेप्लिकेशन हो रहा है। और अमेरिका आज बहुत कमजोर है, इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग, पॉलिटिकली उतना स्ट्रांग नहीं रहा। और दानिश कुरैशी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं। अमेरिका एक लालची देश है, तेल के पीछे इसने इस्लामिक टेररिज्म को क्रिएट किया। तालिबान इज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन्स। आपने इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, लोगों को घरों से बाहर किया और आतंकवाद इसी से क्रिएट हुआ है। और इस्लाम को आपने बदनाम किया। दिस इज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन्स। तो ये दूध के धुले नहीं है और ये हिंदुस्तान के कभी सगे हो भी नहीं सकते। इन्होंने अभी कोवैक्सीन को, आप देखिए 5-7 दिन पहले न्यूज आई है, अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहे थे, उसको डिले कर रहे थे, उसको कह रहे थे सब ये स्टैंडर्ड की वैक्सीन नहीं है, बाई कर रहे थे टाइम। क्यों कर रहे थे? अगर आप हितैषी हैं भारत के तो हमारी वैक्सीन को अप्रूवल दीजिए अमेरिका में। इन्होंने नहीं दिया। तो इसी तरीके से अमेरिका भी आपका सगा नहीं है, चाइना भी एक अलग देश है। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। नेहरू जी के टाइम में नॉन अलाइनमेंट चलता था, उससे मिलती जुलती पॉलिसी बनाएं, न्यूट्रल रहें, दोनों को टैकल करें और अपने फायदे की सोचें। आप तो एंटी चाइना स्टैंड टोटली अगर आप लेंगे प्रो अमेरिका होके तो ये आपको हिट बैक करेगा। तो शैलेंद्र सिंह जी, मतलब ये सच सामने नहीं आ पाएगा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कहां से। क्या अमेरिका इन तमाम चीजों को झुठला सकता है कि वो जो तमाम डेटाबेस की बात कर रहा है कि वो सामने आए हैं, बातचीत का डेटाबेस, लैब में किस तरह की जो मूवमेंट देखी गई थी वो, या जो अभी तक सामने नहीं आए हैं तथ्य, क्यों उसकी खुफिया एजेंसीज को ऐसे मिले हैं जो खंगाले ही नहीं गए हैं, क्या इनसे इनकार कर सकता है? नहीं, देखिए जो साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कि डिप्लोमेसी इज ओनली प्रेशराइजिंग ईच अदर। यही डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी इज नॉट वॉर। जहां डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी उसके बाद वॉर की बात होती है, वहां सॉर्टिंग आउट की बात होती है। अब अगर हम ये जो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से इसको आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। 2 साल से कुछ नहीं हुआ, आप उस वजह से आपका ये कह देना कि 90 दिन में भी कुछ नहीं होगा, ये आपने किस बेसिस पर कह दिया? किस बेसिस पर कह दिया? 2 साल पहले किसी ने कमिटमेंट नहीं करी कि 90 दिन के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे। मैं आपका जवाब देता हूं। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो डिप्लोमेसी एग्रेसिव हो जाएगी। सुनी, डिप्लोमेसी और बाइडेन ने कहा है टू क्लियर द इशू। अदर एक्शंस, उन्होंने ये नहीं कहा टू कैच द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कहा है क्लियर द इशू। नहीं, वो क्लियर द इशू ठीक है ना, बिल्कुल। आपने सुना ही नहीं इसका मतलब कि नहीं जी दानिश जी सही है या गलत है। आप अरे क्या बात कर रहे हैं? यू कैन नॉट से अमेरिका की चपड़ासीगिरी करके हमको कुछ नहीं मिलेगा। नो, दैट मच ऑफ इंग्लिश आई आल्सो नो। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जहां डिप्लोमेसी फेल होगी वहां एग्रेसिव डिप्लोमेसी स्टार्ट होगी। जहां एग्रेसिव डिप्लोमेसी फेल होगी, सैंक्शंस आएंगे, लड़ाई कुछ नहीं होगा। तुम्हें मूर्ख बना के तीतर पे दाना डाल के खत्म करेंगे। 90 दिन के अंदर आपने कैसे सर्टिफाई कर दिया कि अरे अभी तक तो आपने इतनी गलतियां कर दी हैं। 40 साल से शांतिपूर्ण बॉर्डर में लाखों और करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के फूंक दिए। अब उस गलती का ठीक किया जा रहा है। ग्रुप G7 आज देख रहा है कि भारत जैसा देश अगर चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, G7 कुछ नहीं है, सब मरे हुए देश हैं, बिजनेस कर सकता है। That is called as diplomacy. That is called as diplomacy कि हम चाइना के खिलाफ खड़े होने के बाद बिजनेस नहीं, ये इंटरनेशनल फाइनेंस है। तो ठीक है, संगीत रागी जी भी कुछ रिएक्ट करना है। ये इंटरनेशनल बैंकर्स हैं जी, और ये वो हैं जो गांव के साहूकार होते हैं, गांव को गरीब करने वाले। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के वामपंथियों को चाइना के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है।
अरे चाइना यदि वामपंथ के विचारधारा को आगे अरे बढ़ाता चाइना है को तो बात भी छोड़, समझ तू में आती अपनी है। अकल को देख। लेकिन ऐसा ये सुनील चोपड़ा इतना जी, बड़ा मैं चाहूंगी थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण भाषा बात पर करना कंट्रोल कि किया जाए संस्कृत और में तब आप डिप्लोमेसी प्लीज इस चर्चा में शामिल जरूरी नहीं है कि प्लीज लड़ाई सुनील हो। जी डिप्लोमेसी देखिए में थोड़ा कोई सा आवश्यक भाषा पर नहीं है कि कंट्रोल झगड़ा कीजिए। ही हो। डिप्लोमेसी में बिल्कुल कोई क्या? जरूरी नहीं है इस कि तरह मिसाइल की एक दूसरे बकवास के खिलाफ मैं ये कह रहा हूँ कि 90 दिन कोई ज्यादा आखिर तुर्की तो आप इतने हिमायती क्यों बने हुए हैं? आप इतने हिमायती क्यों बने हुए सुनील चोपड़ा? 91 दिन हम फिर बहस दिखाओ करेंगे। माल। क्या आप नहीं चाहते हैं कि दिखाओ सच माल। सामने आए? सुनील चोपड़ा इतनी हिमायती क्यों बने हुए? नहीं चाहते क्या आप कि सच सामने आए? सच अरे अगर 2 साल में नहीं हुआ तो क्या सामने 90 दिनों में भी ना आएगा नहीं, हो? जब तक टिकाऊ माल बोलता रहेगा। जी संगीत रागी जी, मैं साफ बोल रहा हूं। आप चाहते नहीं है लगता है। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपको बताऊं चीन का रिश्ता क्या था आपके साथ। मेरे पीछे जो नहीं नहीं, तस्वीर देखिए है, सुनीत जी एक मिनट, सुनीत जी एक ये मिनट, जवाहरलाल आपको मनोहर ये बात सिन्हा तो ने माननी पेश पड़ेगी। की है। ये आप और खुद मान रहे जवाहरलाल हैं मनोहर कि 2 सिन्हा साल वो में कोई आदमी कमिटमेंट थे नहीं थी। जिन्होंने अब आप ये हिंदुस्तान बोलें कि की 90 दिन के बाद संविधान पे 91st डे में भी कोई पेंटिंग की है। कमिटमेंट नहीं होगी, इतना दैट इज पुराना कॉल्ड एज रिश्ता है पेसिमिस्टिक ये। व्यू। आप नेगेटिव व्यू उसका ढूंढ रहे हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि अगर डिप्लोमेसी नहीं काम करेगी तो क्या होगा। एग्रेसिव डिप्लोमेसी पर आएगी बात। ठीक है। एग्रेसिव डिप्लोमेसी अगर फेल हो जाएगी तो बात सैंक्शंस पर आएगी। एक दूसरे के खिलाफ कंट्रीज जाएंगे। ग्रुप 7 अगर डिसाइड करता अरे है क्या कि sanction इंडिया करोगे? जैसे देश आधी का जनता साथ दिया तुमने जाए, भूखी मार दी इकोनॉमिकली है। डेवलप किया गाँव जाए, में बच्चे एक एक खाना- इकोनॉमिक एक पैरेलल टाइम का खाना खा के मर चाइना गए। के खिलाफ खड़ा किया जाए, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। Sanctions इंडिया शुड आपके ऑल्सो बस कम की अप बात कि नहीं है। यस मैं ग्रुप 7 के साथ खड़ा हूं, आप मुझे इकोनॉमिकली डेवलप करिए, मैं चैलेंज कर देता हूं चाइना को। क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी लकीर बड़ी करिए, आप ये मत ढूंढिए कि अरे किसकी लकीर क्या कितनी आप बड़ी क्या है। कहेंगे? हम अगर अपनी लकीर ग्रुप 7 वर्ल्ड, आप एक बात बताइए, आज की तारीख में आप खुद बोल रहे हैं कि जो आपका रोड मरोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इनिशिएटिव है उनका, इराक की वो 100 तरह कंट्रीज को मरोगे। अफेक्ट कर रहा है। अरे भाई वो 100 कंट्रीज सीरिया इसलिए की अफेक्ट तरह हो रहे हैं, मरोगे। नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको और जो पैसे का आदमी मामला चल रहा है, वो दे कैन नॉट अपने लूज देश इट। को बट ठीक है। इंडिया इज स्टैंडिंग बना के अगेंस्ट मरवा इट। देगा, अगर वो इंडिया इस चीज के देशद्रोही खिलाफ है। खड़ा हो रहा है, बाकी देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया इज टॉकिंग सेंस। एंड अगर सेंस के लिए 90 दिन इंतजार करना पड़े तो ये कोई बुरा बार्गेन नहीं है। बिल्कुल, सब देश अगर सहयोग कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं। खैर, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की लड़ाई हम देखें? नहीं, नॉट एट ऑल। इसको देखिए, 2 नेशंस जो है, अभी नेशन स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसके अंदर देखिए, मैं सिर्फ यही आपको कहना चाहूंगा, जब बाइपोलर वर्ल्ड है और 2 सुपर पावर्स हैं, आप यकीन मानिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई एक बड़ा स्टैंड चाइना के खिलाफ लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान को क्रिएट किया, क्या आप उसे पनिश कर पाए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF को कंट्रोल करता है ब्लेटेंट तरीके से। अगर आप स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के, आप पढ़िए गूगल पे जाकर के किस तरह से रूल्स को अमेरिका तोड़ता है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। आप कुछ कर पाए? नहीं। इराक को बिना प्रूफ के डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आप कुछ कर पाए? नहीं। क्या कोई आवाज उठी? नहीं। तो ये देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो स्ट्रॉन्ग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये कई बार मनमानी करते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। तो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जाकर के कि इंडिया जैसा, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमारी अपनी लेकिन विवेक समस्याएं जी, हैं, ब्लैक पहले तो ये मार्केटिंग की मान वजह ही से नहीं इतने रहा लोग था बने ना। हैं। देखिए ना, पहले तो जी। ये मान ही नहीं रहा था, लेकिन यही दबाव तो है जिसकी जी। बात शैलेंद्र जी कर रहे हैं कि उसके बाद कम से कम अब आया तो है, देखिए, चाहे भले ही आपको- चमगादड़ वाली थ्योरी जी, लेकर हाँ। आया हो। हाँ, आप सुने, देखिए शैलेंद्र जी एक बहुत ही But he is आदर्शवादी और अच्छी already बात कह रहे started हैं looking और for काश exit ऐसा routes. रियल लाइफ में नहीं, आप सुनिए सर, एक मिनट। एग्जिट रूल की उसको जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग करता है देशों के साथ तो वो एक डिसेंसी दिखा रहा है। दे आर फार टू स्ट्रांग सर। हम लोग अपने आप को उतना आत्मनिर्भर और स्ट्रांग नहीं कर पाए। 1947 के बाद ये हमारी कमजोरी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। मैं सिर्फ मोदी साहब को दोष नहीं दे रहा, ये हमारे कंट्री, हम लोग नहीं बढ़ पाए इतना। तो जब आप अब पहले तो अपने को स्ट्रांग करिए, उसके बाद आप अब बढ़ना शुरू करो, सोच सकते हैं, अब बढ़ना शुरू करिए, चैलेंज कर सकते हैं। आपको आज चांस मिला है, तो आप बढ़िए पूरा ना, लेकिन वर्ल्ड आप आपकी ये- तरफ देख रहा है, आप आपको सुने, सपोर्ट आपका कर रहा पड़ोसी है। है, आप शुरू करिए, they are your 30 neighbors. साल और लगाइए, Please understand. 20 साल और लगाइए, अगर- अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिल्कुल उस आप लेवल पर लगाइए, लेके मेहनत जाइए। करिए, सब सिर्फ साथ ये करें, सोच लेने से कि सारी चाइना के पार्टियां पास साथ इकोनॉमिक खड़ी हैं, डेवलपमेंट लेकिन at है, this ये moment- कोई तरीका नहीं है। But at जी हाँ, this moment, sir, you are not strong enough. इस क्षण आप इतने ताकतवर नहीं है कि अमेरिका या चाइना को वो खुले आम खड़े होकर के start आप चुनौती दे getting सके। strong. 1962 से मोदी के Start कार्यकाल getting तक strong.
चाइना ने एग्रेशन नहीं किया अमेरिका, ये इनकी खराब hell with America, hell with China. देखना पड़ा है। I am not interested in them. I am interested कि जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, प्रगति के रास्ते पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर, अगले 20 साल डिवोट करिए। चाइना रातों रात नहीं बन गया है। 88 में बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं सर, I agree with you रखते हुए। I agree with you sir, if India becomes that strong, nothing we have to I start endorse your views sir, your views and are absolutely correct। let us exploit this situation कि अगर G7 आपको सपोर्ट करे, आपके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भागीदार बने, we must बिल्कुल स्मार्ट हो जाइए इस बात पर। लेकिन आपके अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिश्ते होने चाहिए। सुनील जी, मैं पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिश्ते होने चाहिए। विवेक जी, प्रसून जी, आपने सबकी बात सुनी। यहाँ पर इतना इजी भी नहीं है, ये सब मान रहे हैं। यहाँ पर पैनल पर सब इस चीज पर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि फंडिंग ये भी एक मेन इशू यहाँ पर है, ये भी एक मेन पॉइंट यहाँ पर है। कहाँ से आएगी, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रह सकता है, कैसे प्रोसेस करेंगे? जी, हम ऑलरेडी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो कि कोविड वैक्सीनेशन 60% कोविड वैक्सीनेशन 3 देश कंट्रोल कर रहे हैं, यूएस, इंडिया और चाइना। उसमें जो G7 है उन्होंने इंडिया को ही एक आगे किया था 1 मिलियन वैक्सीन किया था, जिसमें सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संगीत रागी जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, आप उस वक्त कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। देखिए, विकसित देशों ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में $40 ट्रिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहा है। अब कैसे होगा इसका मैकेनिज्म तय करना ये बाकी है। ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने एक ही दिन पैसा उड़ेल दिया, लेकिन यदि विकसित देश और यूरोपियन यूनियन की इस पर सहमति है तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा कोई एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे जब बड़े प्रोजेक्ट यदि दिमाग में आते हैं तो उसमें कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यदि विकसित देशों को यदि एक डेवलपिंग कंट्रीज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जो उनके भी व्यापार के लिए आवश्यक है, जो मुक्त व्यापार के लिए, उनकी भी समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। चाइना को यदि कर रहा है, यदि वह चाइना ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो ऐसा थोड़े है कि उनके डेवलपमेंट के लिए ही सिर्फ किया, वो अपने इन्फ्लुएंस और प्रभुत्व के लिए भी किया और अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए भी किया है। सुनील चोपड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये विकसित देश भी अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए, आपकी बात से लगता है सुनील चोपड़ा जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो लगातार गर्दन हिला रहे हैं नाम है। सुनील चोपड़ा जी, अरे वो तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के दो, मेरा ये कहना है उसको चिल्लाने दो, सहमत कैसे होंगे, वो उसको चिल्लाने दो। अब असलियत ये है कि समय के अनुसार चीजें होती हैं। जिस समय में ये सब हुआ था, और ये नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, वही नॉर्थ कोरिया था जिसने ट्रंप को कुर्सी पे इक्वल बैठा के दिखा दिया। दिखा दो, तुम तो जूतियां साफ साफ करके कह रहे थे इस बार ट्रंप सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चोपड़ा जी, आपका भी, दानिश कुरैशी आपका, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रसून शर्मा और शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। संगीत रागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।